हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू की सीरीज एक बार फिर आपके लिए। सो लेट अस हैव द डिस्कशन अबाउट द पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस फॉर द एमपी पीजीसीएल एग्जाम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेयर वाज द इंडियाज एनर्जी वीक 2023 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा कि ये एक वीक डिक्लेयर किया गया है जो 6 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका कर्नाटका के बेंगलोर में इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया। बेंगलोर में, तो बेंगलोर में इसका इनॉग्रेशन किया और यह एक बहुत बड़ा वीक डिक्लेयर किया गया है अभी एनर्जी के सेक्टर में। और इसी फेस्टिवल के दौरान, इसी वीक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने E20 जो E20 यूज किया जाता है 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए, 20% मिक्स्ड एथेनॉल पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है। इसको लगभग 84 आउटलेट्स पर अलाउ कर दिया गया है। तो एक बड़ी पहल है कि हम एथेनॉल का यूज व्यापक पैमाने पर करने वाले हैं। तो इसके बारे में इसमें बड़ा डिसीजन लिया गया था 6 फरवरी 2023 में। और ये जो प्रोग्राम है, जो वीक है, जो लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बेंगलोर से। तो इसको याद रखिएगा, एक अच्छा फैक्ट है, बेंगलोर से शुरू हुआ। नेक्स्ट वन, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया और इंडिया ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च की, जिससे यूनिफॉर्म पीटी बोतलों के पुनर्चक्रण से बनी है। यानी हम लोग एनर्जी को सेव करने के लिए जो भी कर सकते हैं, नए नए सोर्स और अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जो भी कर सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पर उसमें डिस्कशन किया गया इसी वीक के दौरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज अंकलेश्वर फेमस फॉर इट्स मिनरल फील्ड्स लोकेटेड। अंकलेश्वर कहां पर है जो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, अगर आप पढ़े हैं जनरल स्टडी में, तो अंकलेश्वर इज द फेमस रीजन ऑफ गुजरात दैट इज फेमस फॉर क्रूड ऑयल एंड जो खनिज तेल है उन सब के लिए बहुत फेमस है, मिनरल्स के लिए अंकलेश्वर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, है ना। मध्य प्रदेश में ऐसा भी क्रूड ऑयल के लिए कोई रीजन्स नहीं है। बिहार में आपने देखा होगा एक फेमस रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी है। असम में डिगबोई एक बड़ा रीजन है, लेकिन इसमें पूछा है अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर एक बड़ा रीजन है, ठीक है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। गुजरात में अंकलेश्वर ऑलमोस्ट 1200 मीटर की गहराई पर खनिज तेल प्राप्त होता है और ये गुजरात में स्थित है, जिसका ईयरली जो प्रोडक्शन है वो 30 लाख यानी 3 मिलियन टन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट को चुनना है। पहला है, ऑयल वाज फाउंडेड इन 1990 एट डिगबोई एट द डेप्थ ऑफ 202 मीटर्स। 1990 में डिगबोई में 202 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए, असम वो रीजन है जहां सबसे पहले भारत में तेल के भंडारों का पता लगा था ब्रिटिश पीरियड में, और ये डेट गलत है। दैट करेक्ट इज 1901। 1901 में असम में सबसे पहले तेल के भंडारों का पता लगा था, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, असम ऑयल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1899। ये बिल्कुल सही है और ओल्डेस्ट क्रूड ऑयल कंपनी है इंडिया की। इन 1915 द बर्मा ऑयल कंपनी स्टार्टेड इन माइनिंग इन द सुरमा वैली नियर सिलचर। सिलचर जो असम का रीजन है, वहां पर सुरमा वैली और सिलचर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया भी हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1915 में बर्मा ऑयल कंपनी बनाई गई थी, जो बाद में इसको सेपरेट करके म्यांमार के लिए अलग कर दिया गया। 1938 ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, नाहरकटिया एरिया। नाहरकटिया आल्सो है ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया और दैट इज आल्सो इन असम, ये भी असम में है। तो इसमें स्टेटमेंट सभी सही हैं। सुरमा वैली असम में है, सिलचर असम में है, नाहरकटिया असम में है जो 1938 में डिस्कवर किया गया, लेकिन सबसे पहले असम में जो डिस्कवर हुआ था डिगबोई में, वो 1901 में हुआ था। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि इसका देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक शहर है। डिगबोई में 19 सदी के अंतिम वर्षों में यहाँ
कच्चे तेल की खोज की गई, असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, और पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ 1901 में, एज आई टोल्ड यू। तो 1901 याद रखिएगा। और यहाँ क्या, असम क्या, पूरी इंडिया में तेल के सबसे पहले जो माइनिंग हुई है वो असम से ही शुरू हुई है, और असम कंपनी ही उसको कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये गैर पारंपरिक साधन कौन सा है इसमें? तो आप देख पाएंगे कौन सा नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा साधन जो नॉन कन्वेंशनल नहीं है, यानी कि कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल इसमें आप देख पाएंगे तो एक ही है जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा ट्रेडिशनल है, यानी इसके लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ये अनलिमिटेड रिसोर्सों पर बेस्ड नहीं होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हों, या इसके अलावा हमारे पास टाइडल एनर्जी की चीज़ें हों, ये सब हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स के रूप में अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल हैं, और ये एक कन्वेंशनल है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसके लिमिटेड सोर्स हैं हमारे पास। तो करेक्ट आंसर होगा इसका न्यूक्लियर एनर्जी। लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र यानी कमर्शियल जो रिएक्टर्स हैं वहां पर विखंडन में कुल स्थापित क्षमता 4780 के साथ इसको यूज किया जाता है। विखंडन को हम लोग कहते हैं फिजन। फिजन, इसमें दो चीजें, फिजन और फ्यूजन, है ना। फिजन से भी एनर्जी बनती है, फ्यूजन से भी एनर्जी बनती है। जो फिजन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, फ्यूजन है वो सोलार में होता है, सन में होता है। नेक्स्ट, वेयर हैज द सोलर पॉन्ड प्रोजेक्ट बीन सेट अप टू ऑब्टेन सोलर एनर्जी। सोलर पॉन्ड परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो सोलर पॉन्ड परियोजना को आप लोग देख सकते हैं। सोलर पॉन्ड परियोजना क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। सोलर पॉन्ड एक पर्टिकुलर एक ऐसे सलाइन वाटर के प्लेस हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को सेव किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, टू मेक इट बेटर कंजप्शन, टू मेक इट बेटर प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। और उसमें कभी कभी सैलिनिटी को बढ़ाया भी जाता है जानबूझ करके, क्योंकि सलाइन वाटर जितना अच्छा होगा उतना ही एनर्जी कंजप्शन, वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है सोलर एनर्जी का। तो इंडिया में ये प्रोजेक्ट 1987 में लॉन्च किया गया था, 1987 में, याद रखेंगे। और 1987 में लॉन्च किया गया था गुजरात के रीजन से जिसका नाम है भुज। तो भुज इज द फर्स्ट सोलर पॉन्ड प्लेस। फ्रॉम 1987 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसको बनने में लगभग कुछ समय लगा था, 10 से 12 साल इसको लगे थे बनने में। उसके बाद वहाँ पर सोलर पॉन्ड परियोजना शुरू हो गई थी। ऐसे ही आप देखेंगे कल्याणपुर जो रीजन इसमें दिया गया है ऑप्शन, ये यूपी का है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगर आप दुर्गद्वानी की बात करेंगे तो ये टाइडल एनर्जी का सेंटर है, और ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही थंगेश्वरी है और थनगेश्वरी है, दैट इज इन केरला। तो थंगेश्वरी पावर स्टेशन केरला में है, दुर्गद्वानी है वेस्ट बंगाल में है, कल्याणपुर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, और भुज एक सोलर पॉन्ड पावर स्टेशन है जो 1987 गुजरात में स्थित है, 1987 से। गॉट इट। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में सौर तालाब परियोजना की शुरुआत जुलाई 1987 में हुई तथा पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में भुज सोलर पॉन्ड परियोजना के नाम से बनाया गया। सौर ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देने हेतु भारत में ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन प्रारंभ किया था। ये मिशन भी याद रखना है। सोलर ऊर्जा के लिए कौन सा मिशन है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? सन से जो एनर्जी आती है उसको स्प्रेड करने के लिए हमको चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर इन सारी पॉइंट को हम तो देखेंगे तो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा वो केवल एक ही में हो सकता है, शॉवर ऑफ रेनड्रॉप्स, है ना। वर्षा की बूंदों के द्वारा ही इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्ड हो सकता है। और जहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वहां पर क्या होगा कि एनर्जी को स्प्रेड किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? शॉवर ऑफ रेनड्रॉप, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसका प्लेन मिरर का यूज करेंगे तो इससे स्प्रेड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अगर हम उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो इससे कंडेंस्ड हो जाएगा।
इससे भी इसको स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, और इससे इस प्रकार का स्प्रेड कभी नहीं हो सकता है, इसका यूज नहीं किया जा सकता है सन लाइट को स्प्रेड करने के लिए। तो स्प्रेड करने के लिए सबसे अच्छा है, और आपने देखा होगा इसी से रेनबो क्रिएट होता है, देखा होगा सन ड्रॉप जब होते हैं उसी से रेनबो क्रिएट होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा जिस प्रकार की गतिज ऊर्जा है उसमें मानव आंखों के दिखाई देने वाले प्रकार के प्रकाश को बनाने की क्षमता है। प्रकाश का प्रकीर्ण रिफ्लेक्शन और इंटरनल प्रतिबिंब के कारण विभिन्न रंग पर्यवेक्षक की आंख तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रकाश ऊर्जा को वर्षा की बूंदों की फुहार से फैलाया जा सकता है, समझ पाए। और उसमें रंग हमको कभी कभी बारिश के लास्ट में सावर के बाद में हमको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेनबो, इंद्रधनुष के रूप में भी देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड इज। गुजरात के बारे में हम लोगों ने भी समझा है। गुजरात अभी इंडिया में माइनिंग का, मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ हम देखेंगे तो बहुत सारे रीजन्स हैं। अंकलेश्वर जो हमने कुछ अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अंकलेश्वर इज द लार्जेस्ट एरिया लोकेटेड इन गुजरात। लुनेज इज आल्सो इन गुजरात, कलोल इज आल्सो इन गुजरात एंड महसाणा इज आल्सो इन गुजरात। ऑल आर मिनरल बेस्ड एरियाज ऑफ गुजरात। तो इनको भी याद रखेंगे आप। लुनेज कहाँ पर है, कलोल कहाँ पर है, महसाणा कहाँ पर है, ये सभी गुजरात के हैं और मिनरल बेस्ड सेंटर्स हैं। बट इनमें जो लार्जेस्ट सेंटर है उसका नाम है अंकलेश्वर। तो गॉट इट, अंकलेश्वर गुजरात का एक बड़ा सेंटर है। और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द अंकलेश्वर इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। अंकलेश्वर आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ऑयल। देखिए इसमें एक नया फैक्ट आपको समझ में आया कि अंकलेश्वर को सिटी ऑफ ऑयल ऑफ गुजरात is known for its industrial township named गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GIDC के नाम से भी उस एरिया को जाना जाता है, और इसको तेल शहर यानी कि ऑयल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई हाई मुंबई से ऑलमोस्ट 175-76 किलोमीटर दूर एक ऐसा एरिया है जहां से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन आसानी से देख सकते हैं। मुंबई हाई इनमें से किससे संबंधित है? फिश फार्मिंग सेक्टर इन मुंबई, नो इट कैन नॉट बी। फ्रॉम ए पोर्ट इन मुंबई, मुंबई में एक बंदरगाह, मुंबई हाई पोर्ट नहीं है, मुंबई एक पोर्ट है। फ्रॉम द टूरिस्ट सेंटर ऑफ द अरेबियन सी, ये भी संबंधित है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, खनिज तेल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज द पीरियड, इट वाज द प्लेस that is famous for the mineral and natural gas, located just for 176 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई। तो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। दैट इज हाईली फेमस फॉर मिनरल एंड नेचुरल गैस। गॉट इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंबई हाई यहाँ मिलने वाले खनिज तेल के कारण प्रसिद्ध है, मिनरल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एक बहुत बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है जो मुंबई के पास एक उथले समुद्र के पास पाया जाता है। 1970 में भारत में केवल 2 राज्यों असम और गुजरात ने भूमि पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया। देश में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण खनिज तेल की मांग बढ़ रही थी। ये उसके बारे में फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द शेयर ऑफ एनर्जी सोर्सेस इन द पावर सेक्टर इन इंडिया इज। इंडिया में पावर सेक्टर में किस किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज पुट अप इन योर क्वेश्चन, दैट इज पुट अप इन दिस क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी इंडिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो एनर्जी, देन द एटॉमिक एनर्जी, एंड फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अभी लो सोर्स पर है, सबसे कम है। अगर हम थर्मल की बात करेंगे तो मोर देन 50% जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, शेयर है, वो थर्मल एनर्जी से आता है, और नियर अबाउट 40% हमारा हाइड्रो एनर्जी से आता है, एंड वेरी रेयरली 3% एटॉमिक एनर्जी से आता है, और उससे भी कम विंड एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम हाई टू लोअर। आप देख सकते हैं कि पहले थर्मल, हाइड्रो, मॉलिक्यूलर और एयर, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, देखेंगे आप। तापीय ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा, और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एंड एनर्जी। इसी ऑर्डर में इसको दिया गया है कि हम किस किस ऑर्डर में इसको देखते हैं, कितना शेयर है। जैसे यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, तो वही सेम शेयर है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड लिस्ट टू लिस्ट मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो इन द साइड्स। तो आपको इसमें कुछ जो एरियाज हैं उनको मिक्सअप करना है। तो आप देख सकते हैं एक रीजन्स है, तलचर का रीजन है,
और तलचर आप जानते हैं उड़ीसा में लोकेटेड है, और उड़ीसा इज ए रीजन ऑफ महानदी। उड़ीसा किसका है? महानदी का रीजन है। अगर हम दूसरा देखेंगे उड़ीसा के अलावा, सिंगरौली जो एमपी का है, ये सब लोग जानते हैं, और सिंगरौली सोन नदी की वैली में है। तो आप देख सकते हैं ए और सी आप क्लियरली मैच कर सकते हैं, ए और सी को क्लियरली मैच कर सकते हैं। और सिंगेरनी अगर आप जानते हो, आपने पढ़ा हो, तो आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी रिवर है उसके पास बसा हुआ रीजन्स है। तो आप देख सकते हैं 3 तो क्लियरली मैच होंगे, बचा हुआ कर्णपुरा है जो दामोदर रिवर के पास बसा हुआ है। तो आप इसको मैच आसानी से कर सकते हैं। ए का हमारा होगा 4, तो ए का 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है। बी का होगा फर्स्ट, तो बी का होगा फर्स्ट, और सी का होगा 2 यानी सिंगरौली का होगा सोन वैली, और डी का होगा 3 यानी सिंगेरनी का होगा गोदावरी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा ए, जो कि उसका करेक्ट आंसर है। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं कि जहां जहां पर ऐसे मिनरल्स बेस्ड एरियाज हैं और कौन कौन सी रिवर वैली में हैं, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए रिवर वैली में। ठीक है, गॉट इट। तो यही इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तलचर महानदी में, एज वी हैव फाउंड ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ये कौन कौन से रीजन, कौन कौन सी वैली में है, इसको पेयर करने के लिए भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको आप ध्यान से रखिएगा। चलिए, ये था हमारा सेशन। नाउ इट इज अ टाइम फॉर डिस्कशन समथिंग एल्स, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच के बच्चे हैं, वो यहाँ पर 45 टेस्ट की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के टेस्ट उनको मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, और ये केवल मैकेनिकल के लिए ही नहीं, बल्कि आप इसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी देख सकते हैं। सेम सीरीज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की 45 एक्सक्लूसिव टेस्ट की सीरीज है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ मैंने डिस्कशन किया है अपने इस लेक्चर में, जिन जिन टॉपिक को डिस्कस किया है, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं AEC प्लस ऐप से और YT डिस्कशन चैनल से, जो कि है टेलीग्राम का एक पब्लिक चैनल है, जिस पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्टडी एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू।